हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल भी रही होगी, क्योंकि सभी को पता है जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है कि उनकी एग्ज़ाम डेट क्या है, कब पेपर होने वाला है। क्या से मतलब आपके अक्टूबर की 23, 24, 25 तारीख को पेपर है और अपने पास बहुत कम टाइम बचा भी है। और अपने चाणक्य एजुकेशन एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 3 जो आज हुआ है, उसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और मेरे लेके आने के पीछे का एक कारण है क्या कि अपन को जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने की अप्रोच क्या रखनी है, ये इसलिए मैं लेकर आता हूँ। और एक और बात दोस्तों, क्लासरूम में करने का तरीका अलग हो सकता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसको करने की अप्रोच अपन को अलग रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लास में अपन कंसेप्ट को समझते हैं, चीज़ों को करना सीखते हैं, लेकिन पेपर में तो लास्ट एंड फाइनल चीज़ होती है, उसको पेपर में किस तरीके से उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच रखेंगे, उन चीज़ों को मैं आपके सामने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अपने आई थिंक मैथ का क्वेश्चन पहले रीजनिंग शुरू है, शायद 32 से है ये रीजनिंग चल के ना, 30, 31 जला सांकेतिक बचा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 से दोस्तों आपके रीजनिंग शुरू है। तो पहले अपन रीजनिंग के कर लेते हैं, दोनों को करेंगे अपन, मैथ और रीजनिंग के, लेकिन पहले रीजनिंग के कर लेते हैं, रीजनिंग के आगे। तो हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका दोस्तों? 32। क्वेश्चन नंबर 32। ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में यदि YZW को BAD लिखा जाता है तो वो तो ZXY को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, Y को B की बात कर रहा है, Z को A की बात कर रहा है, D को W को D की बात कर रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि Y का अपोजिट B है, Z का अपोजिट A है, W का अपोजिट D है, तो इसने क्या अपोजिट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर उसी प्रकार से Z का अपोजिट A होगा। ये सबसे पहले किसी भी ऐसा दो ऑप्शन में है, मतलब ये और ये मेरा आंसर नहीं होगा। X का अपोजिट X कितने पर आता है दोस्तों? 24 पर। 27 मैंने चॉइस करूंगा, 3 3 पर क्या आएगा? C, यानी कि C इसमें भी नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ये आंसर होगा। और Y का क्या हो जाएगा? B, यानी कि ACB ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, अगला भी आपका देखो, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखो इसमें देखना, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को यह लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोहिनी को क्या लिखा जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात कि जिस तरीके से उसने ये लिखा हुआ है उसी तरीके से देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना आप। देखो सबसे पहली बात, एम को क्या लिख रखा होगा? अगर मैं एन से करूंगी तो एम का एन माइनस एम प्लस 1 हो सकता है, पर ए का जेड नहीं बैठता मामला। तो इससे एक बात समझ में आती है कि एम का अपोजिट क्या एन होता है, जो कि वही दिया हुआ है। ए का अपोजिट जेड होता है, जो कि वही दिया हुआ है। एन का अपोजिट एम होता है, तो एन जेड एम बिल्कुल सही है। आई का आर होता है, एस का एच होता है, एच का एस होगा, यानी कि एन जेड एम आर एच एस। ये आपको क्या दिया हुआ दोस्तों? ये इस तरीके से, ये इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो बिल्कुल मैं उसी तरीके से करूँ। और जब शब्द बड़ा होता है तो मैं आपको एक बात से ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें पीछे से चेक करो। ये तो समझ में आ गया किसका अपोजिट लिख रखा है, तो आई का क्या होगा? आर होगा, यानी कि लास्ट में आर है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर एन का एम होगा, मतलब आर के पहले एम होगा, आर के पहले एम इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, आर के पहले एम इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दोनों मेरा आंसर नहीं हो गए। फिर ए का अपोजिट जेड होगा, तो देखो आर एम के पहले जेड, आर एम के पहले जेड नहीं होगा, तो ये मेरा क्या होगा आंसर। ये इस तरीके से अपन को पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम हॉल में जब पेपर अपन देते रहते हैं उस टाइम पे अगर अपने 1 सेकंड भी बचता है तो अपन को वो भी बचाना है, तो वो कैसे भी बचो, क्योंकि उस सेकंड का अपन को यूज कहीं ना कहीं दूसरी जगह करना है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वो देखना। सीता का बायां ओर से, मतलब बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो दोस्तों
टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से एक व्यक्ति की स्थिति के बारे में जिक्र करता है दाएं बाएं ओर से, तो अपन टोटल निकालने के लिए दाएं प्लस बाएं माइनस -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस का 1। तो बाईं ओर से कौन सा स्थान है उसका, बाईं ओर से 18, दाईं ओर से 30 -1, 18 30 कितना होगा, 48 -1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात बताओ, इसमें पेन तक चलाने की जरूरत नहीं, वहां किसी को आपको समझाना नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज तो मुझे पता थी। तो बाईं ओर से 18, दाईं ओर से 30, 18 30 कितना हो जाएगा, 48 में से घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 47, मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी अपन इसी में देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां हो, तो दोस्तों इसका भी क्या, बाईं ओर से भी देखोगे एक पंक्ति है, उसमें इधर से देखो तो भी 11, इधर से देखो तो भी 11, यानी कि दाएं बाएं दोनों छोर से उसका स्थान कौन सा है, 11 है। तो 11 11 क्या होगा, 22 -1 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। क्या दिया हुआ दोस्तों, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ये 5 लोग होंगे अपनी ओर, मतलब इस तरीके से 2 3 4 और ये 5 लोग अपनी ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, वाई एक्स के बायां ओर है। दोस्तों मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो अपन को शुरुआत वहीं से करनी है जहां से फिक्स पोजीशन के बारे में पता हो। अच्छा, फिर उसके बाद में जेड डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, नहीं पता, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, इसमें फिक्स नहीं हुआ, और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन होगा, यहां से सारी चीज डिसाइड हो जाएगी। अब पंक्ति के छोर 2 है दोस्तों, या तो जेड यहां पर बैठेगा या जेड यहां पर बैठेगा, पर ये डिसाइड करवाएगा कौन, यहां से, क्योंकि जेड के संदर्भ में एक और व्यक्ति को बिठाना है। क्या बोला हुआ है कि डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, अगर मेरा मुंह इधर होगा तो डब्ल्यू को जेड के दाईं ओर बिठाना है। अगर मैं जेड को यहां पर बिठाता हूं दोस्तों, तो इसके दाईं ओर तो कुछ बचता नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक और चीज फिक्स हो चुकी है अपने, क्या कि जेड यहां पर भी नहीं बैठेगा, मतलब जेड का बैठना यहां पर फिक्स हो गया। फिर उसने क्या बोला, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू का बैठा है, जेड का दाईं ओर, तो इसका मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू। फिर उसके बाद में क्या, देखो डब्ल्यू के संदर्भ में उसने एक और चीज यहां पर दी हुई है, डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है। अब डब्ल्यू कहां बैठा है, वाई के बाईं ओर, तो दोस्तों वाई को मैं कहां बिठाऊंगा, यहां पर बिठाऊंगा, तभी तो जाके ये इसके किधर होगा, बाईं ओर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों, एक और दिया हुआ है उसने एक्स और वाई का, वाई एक्स के बाईं ओर बैठा है, वाई का बैठा हुआ है एक्स के बाईं ओर, मतलब वाई का यहाँ आना फिक्स है। अगर यहाँ पर फिर बचा कौन है, वी बचा हुआ है, तो वी कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। वी की बात करें, देखो वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर हो जाएगा। और वैसे भी ये नहीं बैठता तो मुझे तो इस स्थान की बात करनी थी, क्योंकि इसने पूछा क्या है बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर बैठना फिक्स हो गया था मेरा, और जैसे इसका बैठना फिक्स होगा मैं आगे का करता भी नहीं, मेरा डायरेक्टली आंसर लगा देता कौन सा दोस्तों, सी वाला। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। एक तो अंजलि की बात हो रही है दोस्तों, और एक और उस व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, दो की बात हो रही है, अंजलि और एक व्यक्ति। वह, अब अंजलि कहती है, कहने वाली कौन है, अंजलि, तो क्या कह रही है, वह मतलब उस व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जो है मेरी बहन, तो अंजलि कहने वाली है तो मेरा शब्द उसकी बहन का खुद के लिए होगा, मेरी बहन के भाई, इसका कोई भाई होगा दोस्तों, ठीक है, के भाई के पिता, ये उसका पिता हो गया दोस्तों, के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र तो यही होगा, ये तो बहनें हैं, लड़के हैं, तो पुत्र तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, का पुत्र है, वह व्यक्ति अंजलि से किसके साथ लगा हुआ, अंजलि के, तो अंजलि के वह व्यक्ति जो लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, भाई, क्योंकि ये इसकी बहन, बहन का भाई, उसके क्या लगेगा, भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसका, ब्लड रिलेशन का आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 37, 38 आपको इधर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 38। देखो अगला क्वेश्चन भी आपका ब्लड रिलेशन का ही है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक तो महिला के बारे में बात हो रही है, और एक किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, पुरुष के बारे में बात हो रही है। किस तरीके से क्या बोल रहा है,
एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कहने वाली महिला, एक बात समझ में आ जाती है, इसकी माता, कहने वाली अगर महिला है तो इसकी माता की बात किसके लिए होगी, पुरुष, इसका शब्द उसकी पुरुष के लिए हो जाएगा। इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसकी जो माता है, अब ध्यान से सुनना, इसके पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो ये इसके पिता बना दूंगा, उसकी इकलौती पुत्री हो जाएगी, तो क्या ये वो पुरुष हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी, वह महिला हो जाएगी क्या, हाँ या ना भाई। उसने क्या बोला, देखना ध्यान से समझना, क्या कि महिला ने क्या कहा कि वो जो पुरुष है इसकी जो माता है मेरे पिता, अगर ये दोनों बहन भाई हो जाते हैं तो क्या ये इसके पिता ही होंगे क्या, तो इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, इसकी माता को इकलौती पुत्री बना दिया। अब आपके क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा हुआ है, इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से, बात किसकी कर रहा है, महिला से, तो इस महिला से उसका क्या संबंध होगा, महिला कौन हो जाएगी, ये पुरुष है, तो ये इसकी बहन, बहन का पुत्र क्या होगा उसके, सॉरी महिला से, तो महिला तो ये होगी दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर तो, क्या अपन ने गलत तो नहीं किया, इसकी माता, एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन है, महिला, ठीक है साहब, ये कह रही है इसकी माता, इस पुरुष की माता ये होगी, मेरे पिता, इसका पिता कोई मान लेते हैं अभी, कोई इसका पिता होगा, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसके माता को इसके पिता के इकलौती पुत्री बनाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, तो ये भाई बहन होंगे, तो फिर उसने क्या बोला है, तो इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से, इस महिला के, ये पुरुष क्या लगेगा दोस्तों, ये इसका भतीजा लगेगा। अब भतीजा तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अब भतीजा अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन इसका उल्टा देखें तो ये इसकी माता के क्या लगेगा, ये भाई लगेगा। अच्छा भाई भी ऑप्शन में नहीं है, भाई नहीं, ये नहीं, इसके माता का जो मामा लगेगा, मामा भी ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, बोनस वाला होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, अगर हो सकता है देखो इंसान, गलती इंसान से हो जाती है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो महिला अगर कह रही है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कह रही है किसके लिए, पुरुष के लिए, तो ये पुरुष मान लिया, इसकी जो माता है, ठीक, मेरे पिता, इसका कोई पिता होगा, ठीक है, कि इकलौती पुत्री है, तो इसकी इकलौती जो पुत्री होगी क्या ये इसी की बहन होगी, ठीक है, तो इसको अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये महिला हो जाएगी, महिला अगर मैं इसी को मानता हूं उसकी, अच्छा इसकी जो माता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो भाई साहब ये महिला वो खुद ऐसे खुद ही हो जाएगी, मैंने कहा था ना गलती इंसान से हो ही जाती है, तो ये महिला होगी, तो इस महिला का तो ये पुत्र लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखो जल्दबाजी में भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, गीता पूर्व की ओर मुख करके 6 मीटर चलती है, किधर चलती है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके 6 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 5 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है, फिर वापस यहाँ बाईं ओर, कोई उत्तर में जाएगा तो बायां इधर होगा, 6 मीटर चलती है, ठीक है, अंत में बायां और मुड़कर 5 मीटर चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलती है दोस्तों, 5 मीटर, सॉरी ये बाईं ओर, अगर ये पश्चिम में जाएगी तो बायां इसका इधर होगा, कितनी चलती है, 5 मीटर चलती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों, 0 मीटर दूरी पर होगी, क्योंकि जहां से चली है इस तरीके से चलती है तो वापस वो वहीं पर आ जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ दोस्तों, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दायां ओर से 7वें अक्षर के बायां ओर 9वें अक्षर के दायां ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ध्यान से समझना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से कौन सा 7वां अक्षर, मतलब दाईं ओर से 7वां अक्षर, 27 - 7 करूंगा मतलब कौन सा आएगा, टी, ठीक है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं अपन। के बाईं ओर 9वां अक्षर, दाएं के बाएं आएगा तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16,
कितना हो जाएगा 16, यानी कि 27 माइनस 16 करूंगा तो बचेगा 11, 11 मतलब कौन सा जाएगा के दाईं ओर चौथा अक्षर, 11 में 4 जोड़ूंगा 15, 15 पर कौन सा जाएगा, वो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एक पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है, जबकि जोसेफ का अंत से, सामने से मतलब एक कोना मान सकते हैं इधर से, ठीक है, या फिर इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाएंगे अच्छा रहेगा, सामने का मतलब इधर से, ठीक है, कौन सा है, सामने से उसका 14वां है, मतलब ऊपर से इसका 14वां मान लेते हैं। ठीक है, 14वां स्थान किसका है, सादिक का। फिर क्या बोला, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां स्थान है, जोसेफ का अंत से कौन सा है, 17वां स्थान। ठीक है, तथा सादिक और जोसेफ के बीच में जेन बैठा हुआ है, इसका मध्य में कौन है, जेन बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, जेन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले हैं तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है, सादिक जेन से पहले हैं मतलब ये इसके इधर ही बैठा हुआ है, कुल मिला के क्रॉस भी किया है। ठीक है, यदि सादिक जो है जोसेफ से पहले हैं, ठीक है, यदि पंक्ति में 48 व्यक्ति हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 14, ये 17, ये 14 और 17 कितना हो जाता है, 31। 31 को अगर मैं 48 में से घटाऊंगा दोस्तों तो बचता कितना है, 17। और 17 व्यक्ति की बात करूं तो इनके बीच में कौन सा होता है दोस्तों, 8 8 16, 16 के बाद 8 8 16, 9 9 18, मतलब 8 इधर छोड़ूंगा, 8 इधर छोड़ूंगा, 16 और एक को दूंगा मतलब 9वां स्थान। या तो आप इसके 9 स्थान इधर जोड़ दो या इसके 9 स्थान इधर जोड़ दो, पर उसने पूछा क्या है, तो जेन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सादिक और जेन के बीच की बोला है। सादिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, जेन कौन होगा, ये। अब देखो ये 14वें स्थान पर होगा, ये इसके बाद में 9वें स्थान पर होगा। ठीक है, सादिक और जेन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे दोस्तों, कितना आ जाएंगे, 8। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका पानी पी लेता हूं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 2-3 देख लेंगे अपन एक ही साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी 2007 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। आप बताओ दोस्तों, ये बहुत अच्छे से कर रखा अपन ने। 1 जनवरी 2007 एक साधारण वर्ष है और इस साल का पहला दिन आपको दिया हुआ है बुधवार। फिर आपको बोल रहा है 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वो का वही साल का अंतिम दिन होगा। इस हिसाब से 31 दिसंबर 2007 को भी कौन सा होगा, बुधवार हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, विपरीत दिशा की अगर मैं बात करूं तो आप बताओ, जैसे मान लो ये घड़ी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात करता हूं, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर 9 का विपरीत 3 होगा तो उसने बोला 8 से 9 मतलब घंटे की सुइयां होगी यहाँ पर। अब इसके विपरीत 9 पर होती तो 3, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा 2 का मतलब 10, 5 का मतलब 15। घंटे की सुई 8 9 के बीच में होगी तो मिनट की 2 और 3 के बीच में होगी, तभी विपरीत होगी। 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15, यानी कि 10 और 15 के बीच में आपका आंसर आएगा। अच्छा, 8:10, 8:12, 8:10, 8:12, 10 से कुछ आगे है, मतलब सारे ऑप्शन में हो सकते हैं, मतलब ये तो काम नहीं करेगा अपना, ये तो काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, देखो इधर, इसके लिए अपन ने क्या करते हैं, x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 ऐसा करते हैं। x का मान कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। और x का मान जब 6 से ज्यादा आता है तो अपन करते हैं क्या, माइनस लेते हैं, यानी कि बचेगा कितना, 2 बोले तो 60/11। ये कितना हो जाएगा, 120/11, यानी कि 10 से 10/11, यानी कि 8:10 से 10/11, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1010 नहीं है, ये इस तरीके से 10 से 10/11 है ना। अगला क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 42, 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। एक तो फॉर्मूले से करते हैं अपन, डायरेक्ट ही करते हैं दोस्तों। 2:30 का मतलब ये होता है मिनट की सुई तो होगी 6 पर, घंटे की कहाँ होगी, 2 और 3 के बीचों बीच होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 2 पर होती और ये 6 पर होती तो कितने घंटे का अंतर, 4 घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री, इसके हिसाब से 2 कितना हो जाएगा, 4 घंटे में 120 डिग्री। पर मुझे पता है वो कितना आगे निकल चुकी है, 30 मिनट के बराबर
आधा आगे निकल चुकी है, मतलब 30 मिनट में जितना कोण वो बनाती है घंटे की उतना आगे निकल चुकी है। 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा डिग्री, तो उसने 30 मिनट में कितना बनाया होगा, 15 डिग्री। तो यहाँ से 120 में तो 15 डिग्री कम कर दूंगा, क्योंकि 120 कब बनेगा, तब घंटे की 2 पर होगी, पर 2 से 15 मिनट आगे निकल चुकी, इसका मतलब 15 डिग्री कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 45, क्या दिया हुआ है, एक ट्रॉपिकल ईयर। मैंने आपको बोला कि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग लीप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है क्या, लीप वर्ष। ठीक है, इसके हिसाब से दिन मानते हैं अपन 365, इसके हिसाब से मानते हैं अपन 366, बट देखा जाए तो अपन एक्चुअल में जो साइंस के हिसाब से हैं वो 365 से 1/4 दिन मानते हैं। इसके हिसाब से इसका मतलब, या फिर बोल सकते हैं 365 दिन प्लस 6 घंटे, ऐसा अपन मानते हैं, पर एक्चुअल में ये 6 घंटे नहीं होते हैं। प्रॉपर वे में एक 1 ईयर जो होता है वो 1 ईयर कितने समय का होता है, उसी को कहते हैं अपन ट्रॉपिकल ईयर। ठीक है, और ट्रॉपिकल ईयर में जो दिन होते हैं 365 दिन, 5 घंटे 45 मिनट, नहीं 48 मिनट और 45 सेकंड, ये क्या होता है आपका, इसमें ट्रॉपिकल ईयर होता है। मतलब एक्चुअल में 6 घंटे नहीं होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 45 क्या होता है दोस्तों, सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनट या 48 सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। देखो कौन सा, 15 अगस्त 1947 को। तो इसको निकालने के लिए देखो सबसे पहले क्या आएगा, 15 मंथ कोड कितना होता है, 144 0 25 0 36 146। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, अगस्त का कोड कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फिर उसके बाद में क्या है, 1900 में 400 का बाद तो 300 बचेगा, 300 का कोड कितना जो दोस्तों, 0। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ष कितने, 47। फिर इसमें लीप वर्ष कितना आएंगे, 11 चौके 44, 11 बटे में कितना आएगा, 7। 7 का भाग दूंगा, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। 7 का 7 चंग 42, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 4। 4 और 5 9, 9 का मतलब कितना बचेगा दोस्तों, नहीं 4 और 3 7 खत्म हो जाएगा, 4 और 5 और 1 6 बचेगा। 6 का मतलब क्या होता है, बुधवार। ये आपका क्या होगा, आंसर। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है, मैं आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। और क्वेश्चन सोल्व करने में और पेपर क्वेश्चन सोल्व करने में और पढ़ने में अंतर होता है दोस्तों। मैं आपको यहां पर किस तरीके से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको सोल्व करते हैं, वो चीज बताना चाह रहा हूं। देखो, तो अगर किसी को लगता है कि सर स्पीडली बता रहे ये चीजें कहाँ से आ रही है, तो ये क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप क्लासरूम में, या फिर मैंने इसका तो वीडियो भी डाला हुआ, उसमें आप जाके आके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, आधा यहाँ आधा यहाँ, इसलिए ऐसा कर लिया आपने। मोनू का ध्यान है कि उसके भाई का जन्म 17 तारीख के तो बाद हुआ, मतलब 17 को नहीं हुआ, 17 के बाद और 21 फरवरी के पहले हुआ। 21 से पहले हुआ मतलब 21 भी नहीं है, इसका मतलब उसका जन्म 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में से एक दिन हुआ होगा, इसका मतलब ये। फिर क्या बोला, परंतु उसके भाई को यह ध्यान है कि उसका जन्म 19 तारीख के तो बाद, मतलब 19 के बाद, 19 को भी नहीं हुआ, 20 और 24 के पहले, 20 21 22 23 और ये 24 के पहले हुआ। तो इसका मतलब 19 के बाद, इसको पता है कि इसके बाद हुआ और इसके पहले हुआ, इसका मतलब 18 19 20 इसके साथ होना चाहिए। और इसको पता है कि 19 के बाद हुआ, तो बचा कौन सा, 20, और इसके पहले हुआ 21 के पहले, तो ये तो बचा कौन सा, 20। इसका मतलब उसका जन्म किस तारीख को हुआ होगा दोस्तों, 20 तारीख को। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, 2 अर्धांश होते हैं, ए से लेकर एम, दूसरा एन से लेकर जेड। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि पहले में तो आपको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, पर दूसरे अर्धांश को क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है, जेड टू एन। ठीक है, लिख दिया सा। फिर उसके बाद में क्या बोला उसने, क्या बोला है, लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए द्वितीय अर्धांश को।
जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। बायां बायां जब होता है दोस्तों तो क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। 21 माइनस कितना, बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 5, बोले तो कुल मिलाकर आपको कौन सा निकालना दोस्तों, कौन सा 21 माइनस 5 करूंगा मतलब आपको कौन सा 16वां अक्षर निकालना है। किधर से निकालना है, बाईं ओर से, यानी कि एक की तरफ से। ठीक है, अब इधर से आप 16 निकालोगे तो 13, तो ये खत्म हो जाएंगे, 13 13 कर सकता है। बचा कौन, 14 15 और 16, तो 15 14 पर जेड आएगा y और ये x, ये 14 ये 15 और ये 16, मतलब 16 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 49। x जो है वह y की बहन है, यह बना लेते हैं। x जो है वह किसकी बहन है दोस्तों, y की बहन है। ठीक है, y के बारे में पता नहीं, और y भाई है z का, और y किसका भाई है, z का। ठीक है साहब, z पति है पी का, जेठ की शादी करवा देते हैं साहब, किससे, पी से। अगर ये पति है तो ये पुरुष होगा और ये महिला होगी। ठीक है, पी का, और ओ पिता है वाई का, ओ किसका पिता है, यही आ गया, ओ यही मान लो आप तो, है ना, वो ओ, हाँ, ओ पिता है किसका, नहीं, पी का, और ओ पिता है वाई का, ओ किसका पिता है, वाई का। तो ये अगर इसका पिता है, तीनों भाई बहन है, तो ये भी इसका पिता होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बताइए पी का ओ से, इस ओ के पी क्या लगेगा, तो ये इसका बेटा और बेटे की जो पत्नी होगी उसके क्या लगेगी दोस्तों, पुत्र वधू। क्या लगेगी, पुत्र वधू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर, अच्छा ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं मैथ के, आई थिंक मैथ के 80 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी व्रत की परिधि या ये पौधों का यदि हम परितंत्र, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका क्या हो रहा है दोस्तों, स्टार्ट हो रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 86 में क्या दिया हुआ है, किसी व्रत की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको क्षेत्रफल में बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर व्रत की परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² आपसे पूछ रहा है, परिधि कितनी, अगर त्रिज्या 7 होगी, व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 154। अब आपको परिधि कितनी दी हुई है, 88, कितना गुना है 2, तो इसका मतलब इसका कितना गुना हो जाएगा 4, यानी कि 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, 4 और 2 6, बोले 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, दो गणों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, दो गणों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों घन में क्या होता है, जो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है, जो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है वही उनके किसके विकर्णों का अनुपात होता है। लेकिन उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाता है, a² b², और आयतनों का क्या हो जाता है, a³ b³, ये हो जाता है। आपको क्या दिया हुआ है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया हुआ है, तो क्या उनकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकता हूं मैं, कितना आ जाएगा, 4:5। ठीक है, लेकिन फिर आपको क्या निकालना, आयतन। तो आयतन क्या होता है, इनका गणों भुजाओं का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब होगा 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, बोले तो 64:125 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 88, क्वेश्चन नंबर 88 अच्छा क्वेश्चन है। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स लाने थे, ठीक है, अंक प्राप्त हुए, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अच्छा 24% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब देखो इसको यहां से लिखते हैं, 36 लाने थे, वो लेके कितना आया 24, लेकिन फिर भी कितने 9 अंकों से फेल हो गया, मतलब 9 अंकों को जोड़ दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना 12% किसके बराबर होगा, 9 के, तो यहां से 1% किसके बराबर होगा दोस्तों, 9/12 के, ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या बोला, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक मैंने क्या मान लिया 100% माना था, तो 100 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 1% 9/4, तो 100% किसके बराबर 100 से गुणा कर दूंगा। पहले 3 से काटा 3 बार, 4 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 दिया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का मतलब एक, इतना तो अपन जानते ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 89,
अच्छा, इसका नहीं दिया हुआ है पर अपने पहले निकाल लेते हैं, पर डायरेक्टली ऑप्शन पर चलेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या अथवा वृद्धि हो गई। अच्छा, अब ध्यान से सुनो दोस्तों, इसने क्या बोला, तेल के कर में 20% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई, किसमें, तेल के कर में, ठीक है, 20% की। अब ध्यान से सुनना, प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 20%। 20 का मतलब पहले अगर 100 होगा तो वृद्धि कर दी तो कितना हो गया होगा, 120, बोले तो कितना आ जाएगा, 5:6, ठीक है, यानी कि 5:6 में वृद्धि हुई है। वृद्धि के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी की गई, 20% की। तो आप मुझे बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी की गई, 20% की। तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी उसके खर्च में, अगर वो इसमें कितनी कर रहा है, तो आप मेरे को बताओ दोस्तों, 6:5 के हिसाब से उसने कमी की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो खर्च रहेगा वो क्या रहने वाला है दोस्तों, अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, इसमें ऑप्शन है। तो देखो प्राइस में इतनी हुई तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी, अब ये 20 के बराबर करना है, ये क्वांटिटी का हो जाएगा। 6 से कम हुआ 5 किस पर, 1, तो 33 से 1/3 होगा। तो क्वांटिटी की बात करो तो क्वांटिटी उसने कितने 20% की कमी की गई है, तो 20 की कर रहे हैं ना, चलो 100 का 120 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा का 80, इस तरीके से निकाल लेते हैं। 2 से 2 कट गया, फिर 1 2 से 2 कट गया, 12 होगा 6 में, कितने प्रतिशत की दोस्तों, 4% की, कितना आ जाएगा, 4। ऐसे नहीं होता है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं अपन, क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आपका यह होगा, 4% की क्या करी होगी दोस्तों, उसमें कमी हुई होगी, किसमें, खर्च में, तब जाके ऐसा संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 12 में 108 होता है, 12 चिन्ह में, हाँ, कितना, 4% की कमी करनी होगी, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर ये भी ले लेते हैं, इसमें ये भी सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको कौन सा, देखो 90 कितना दिया हुआ है, 60-80 से कितने प्रतिशत कम है, 60-80 से कितना कम है, 20 कम है, किससे है, 80 से, इंटू में क्या 100, 20 चौके कितना आ जाएगा, 25 चौके बोले तो कितना परसेंट कम है, 25% कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 91, कुछ तो ऐसा है कि बिल्कुल यूं हो जाएगा, एक लैपटॉप के मूल्य का प्रतिवर्ष 10% ह्रास होता है, मतलब हानि होती है, 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखना उसने क्या बोला, एक लैपटॉप के मूल्य में, लैपटॉप का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है, मैंने मान लिया पहले 100 का, तो प्रतिवर्ष पहले वर्ष 100 का 10 कम होगा तो 90 रह जाएगा, फिर जो बचेगा उसका 10 कम होगा तो फिर 90 रह जाएगा दूसरे साल, फिर तीसरे साल जो बचेगा उसका फिर 10 कम होगा तो कितना रह जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो 100 से तो 100 खत्म, 1 2 3, 1 2 और ये कितना होगा 3, 9 9 81 का अगर 9 से गुणा करूंगा तो 9 का क्यूब वैसे होता है 729, कितना 729 बटे में कितना 10, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में 72.9 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 72.9, पहले 100 था अब कितना रह गया 72.9 रह गया। तो उसने पूछा कि मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा, कुल मूल्य में, तो पहले 100 था अब 72 पॉइंट रह गया, 72 का मतलब 28 यानी कि 27.1% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना 27.1% का उसका टोटल उसमें क्या होगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्पीड लग रहा हो दोस्तों, ये वैसा ही क्वेश्चन था क्या, जैसे मैं बताऊं आपको कि चक्रवर्ती ब्याज जैसा मान सकते हैं, चक्रवर्ती तो नहीं क्योंकि ब्याज बढ़ता ही है। एक कस्बे की जनसंख्या मान लो 10,000 थी, उसमें लगातार 10% की वृद्धि होती है, तो कुल कितनी कमी होगी, तो 10,000 की जगह मैंने 100 मान लिया, तो 100 पहले थी तो लास्ट में 72.9 रह जाता है, तो कितना कम होगा 28 यानी कि 27.1, इसमें से घटाऊंगा तो डायरेक्टली वैसे आता है आपका, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया हुआ दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की कितने प्रतिशत, ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत है, 30% अधिक है, यानी कि अगर बी का 100 होगा तो ए का वेतन बी से 30% अधिक है, यानी कि 0 0 ए का 13 बी का 10 हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन
बी का वेतन की प्रतिशत कमी बताओ। कितना कम है साहब कि 10 कम है। किससे कम है? 13 से कम है। इंटू में कितना? 100। बोले तो कितना आ जाएगा? 1000 बटे में कितना? 13। 13 का भाग दो, 13 7 91, 7 तो आएगा। ठीक है। अच्छा भाई साहब ये कितना बोल रहा है, क्या होगा इसमें? ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ये 100 है तो 130 होगा। कट गया ये कितना होगा? अब देखो यार 10 नहीं आएगा ना दोस्तों, गलत कर देना अपन ने। एक मिनट यहाँ क्या आएगा? ये थोड़ी आएगा। देखो काट ही देते हैं भाई। उसने क्या पूछा कि बी का जो वेतन है एक के संदर्भ में बी का वेतन कितना कम है, तो कम तो 3 है। किससे है? 13 से है। इंटू में क्या? 100, तो ये होगा 300 बटा 13। तो 13 दुआ का होगा 26, बचेगा 40। 13 दिया 39, पॉइंट में दिया हुआ क्या? हाँ दिया हुआ है। ठीक है। 23 पॉइंट, और 23 वाला वो ऑप्शन मुझे एक ही दिया हुआ है ये। और वैसे भी अगर आप नहीं देना चाहो तो एक बचेगा, भाग ले जाएगा, जीरो लगाऊंगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 13 अट्टे 104, मतलब 13.07 है। 13 7 91 होगा। ये 8 लग गया, पर राउंड फिगर में अपन को यही मानना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। देखो अगला, एक का वेतन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया हुआ है? वैसे कुछ है, एक की आई बी की आई से 40% अधिक है। ए बी की आई ये 100 होगा, तो दोस्तों ये कितना होगा? 140। काटूंगा तो कितना? 20 पंजे 100, 20 सते 140। फिर क्या पूछ रहा है? बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? 2 कम है। किससे है? 7 से इंटू में 100। बोले तो कितना हो जाएगा? 700 बटा नहीं 200 बटा 7। ठीक है। 7 दुआ कितना होगा? 14, बचेगा कितना? 6, 8 सते 56, बचेगा कितना? 4 बटा 7, क्योंकि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। 28 से नहीं दिया हुआ है। 28 से 4 बटा 7 यानी कि 28 तो आएगा। 28 बटा 1 बटा 28.05 तो नहीं आ रहा है। फिर देख लो, 4 में 7 पंजेगा 28, 40 बचेगा, 7 पंजेगा 35, फिर बचेगा कितना? 5 7 7 49, यानी कि 57, 28.57 आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप इनका है ना बिल्कुल इजी वे में आंसर निकाल सकते हो। देखो, और एक और बात बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूं। जैसे वहां पर जगह मिलती है ऐसे वैसे कर के अपन को कैसे संख्या को आटापिटी करके करना होता है वो बता रहा हूं। क्या दिया हुआ है? एक संख्या 54% और 26% के मध्य का अंतर 2240 है, तो उस संख्या का 66% कितना होगा? अच्छा 54 और 26 की बात करो, 24 और 4 28% का अंतर है। ठीक है। 28 किसके बराबर होना चाहिए? 2240 के। तो 1% क्या होगा? देखो यही कर रहा हूं, 2240 बटे में कितना? 28। ठीक है। ये 1% काट बाद में लेंगे, कोई बात नहीं। तो उस संख्या का 66%, तो 1% बराबर ये तो 66 कितना होगा? डायरेक्ट 66, यानी कि पहले 100 निकालेंगे फिर उसका 66 निकालेंगे, डायरेक्ट 66 ही कर लेंगे पर इसका। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करो। 14 से कट जाएगा इसे भी, है ना। 14 एकम 14, 14 दुआ 28, 14 एकम 14। ठीक है। 14 एकम 14, अब 6 2 8, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 160। इसको काटूंगा 80 बार। 80 का गुणा इससे करेंगे अपन, 8 छंग 48, हासिल का 4, 8 छंग 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 5280। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका भी यही देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा आपका? 95। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 सीपी जो होगा वो किसके बराबर होगा? 12 एसपी के होगा। काटूंगा तो 3 से काट सकता हूँ, 5 दिया 15, 4 दिया 12, यानी कि सीपी और एसपी के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। 4 की वस्तु को 5 में बेचा, कितना का? 1 का लाभ किस पर होगा? 4 पर। इंटू में 100 करूंगा, 25 चौके 100 बोले तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिए इस बार, बहुत इजी। बस ये कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे बीएसटीसी में इस बार इतने इजी क्वेश्चन आए, कभी कभी कि क्या कि अपन उन क्वेश्चनों के चक्कर में रह जाते हो और इस सीधे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो इसमें भी प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए। सब टाइप के पेपर में सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको। देखो एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर 330 रुपए पर बेची जाती है, 10% लाभ पर।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 100% पर अगर मैंने उसको खरीदा होगा तो मुझे 10% का लाभ कब होगा? जब मैंने उसको 110% पर बेचा होगा। जबकि बेच कितना रहा? 130, जीरो से जीरो 11 तिया का 33, कितना 3, तो 100% किसके बराबर होगा? 300 का बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया हुआ है? यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ये वैसे आ जाता है। देखो ये 16 सीपी बराबर 20 एसपी, ठीक है। तो यहां से सीपी बराबर क्या? एसपी 4, और ये कितना? 5, अनुपात की बात कर रहा हूं। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 सीपी 4 एसपी। 5 में खरीद कर 4 में अगर बेचेगा तो उसे क्या होगी? हानि। कितने की होगी? 1 की किस पर होगी? 5 पर, यानी कि 20% की क्या होगी उसको दोस्तों? हानि होगी। और वैसे भी हानि का तो यूं ही है, लाभ वाला तो हटा ही दो आप। क्यों हट जाएगा? वो इसलिए हट जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बताया होगा कि अगर विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं ज्यादा हो तो आपको हानि होती है, और क्रय मूल्य वाला ज्यादा हो तो डाटा, तो फिर आपको लाभ होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन सिक्के वाला। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया हुआ है? थैली में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। के सिक्कों के 50 पैसे के सिक्के क्रमशः से सिक्कों की संख्या, मतलब आपको अनुपात जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? कॉइन्स का। 6 अनुपात 7 अनुपात 20। और आपको क्या दिया है? ठीक है, यदि थैली में कुल धन दिया हुआ है तो दोस्तों धन को मैं धन के बराबर कर सकता हूं और सिक्कों को सिक्के के बराबर कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसको? ये कॉइन्स की संख्या है, मेरे को इसको बदलना है किसमें? धन में। तो ये कितने? 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो इसका मतलब इनसे टोटल जो अमाउंट बनेगा, ये एक सिक्के से 2 रुपए तो 6 सिक्कों का 12 रुपए तो इनका बन गया। ये अनुपात होती है, भी अनुपात में आएंगे। एक सिक्के से 1 रुपए तो 7 सिक्कों से 7 रुपए इसका बनेगा, ठीक है। एक सिक्के से कितना? 10 रुपए, 2 सिक्कों से 1 रुपया, तो 20 सिक्कों से कितना बनेगा? 10 रुपया। तो थैले में अगर सिक्कों का अनुपात ये होगा तो रुपए का अनुपात ये होगा। ये 12 ही होता, ये 7 ही होता, और ये कितना होता? क्या ये कितना हो जाता आपका? 10 होता। तो 12 7 19, 19 और 10 कितना? 29, जो कि किसके बराबर? 580 के। 29 से कम 29, 29 2 58, यानी कि 1 किसके बराबर आएगा? 20 के। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 अनुपात सिक्कों का 20 है। 20 का 20 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 400। ऑप्शन नंबर बी इसका, डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 99, एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती वो होगी। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, लड़के और लड़कियों की जो अनुपात क्या होता है? अनुपात ये होता है, इसको बाई ऑप्शन ही कर सकते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात वो होता है दोस्तों जिसमें जैसे किन्हीं भी संख्या हो, जैसे 15 और 20 का मैं अनुपात निकालूंगा तो इनमें से जो कॉमन आता है उसको हटा देते हैं। पर 15 और 20 का योग कितना होगा? 25। पर 15 और 20 का जो अनुपात आएगा वो 3:4 आएगा। कितना आएगा? 15 और 20 है ना, हाँ 3:4 आएगा। तो इनके अनुपात, अगर 15 और 20 का अनुपात मैंने निकाला है दो संख्याओं का, तो इनका योग कितना हो रहा है? 35। तो ये जो योग है ना, उसमें अनुपातों के योग का भी 100% किया जाता है भाग। तो इसमें अनुपात कितना दिया हुआ लड़के लड़कियों का? 5 और 3, इनका योग कितना? टोटल 8। यानी कि कक्षाओं में जो संख्या होगी वो 8 से विभाजित होगी। पर ये क्या पूछ रहा है कि कक्षा में वो संख्या बताओ जो नहीं हो सकती। आप बताओ, 8 चौके 32 होता है, नहीं होगा। 8 का भाग इसमें जा रहा है, 8 45 नहीं होगा। 8 56 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये, अच्छा दोस्तों, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4 5 और क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है ना, ये मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। ये पूरा इधर दिया हुआ है, इसमें डबल लाइन लिखने में आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 100 था दोस्तों आपका। क्या दिया हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और, अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर डल गया है, ये यहां भी गलत हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये यहां दिया हुआ है 100। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये √41 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताओ। भाई साहब ये तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि √41 का मान 6 नहीं आएगा। यानी कि एक ये विषम बाहु की त्रिभुज की भुजाएं होगी, और विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं होगी तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया जाता है √S S -
ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पर आप मुझे एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज जो होता है वो भी तो एक विषमबाहु ही होता है ना। समकोण त्रिभुज अगर विषमबाहु होता है लेकिन उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। बेस इंटू बेस का काम आधार, लंब आधार करता है, हाइट का काम लंब कर देता है। तो इसमें अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाती है तो मेरे लिए ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। पर इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है ये पता करना है। ये पता करने के लिए क्या कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाती है तो समकोण त्रिभुज होगा। तो √41, अच्छा इसमें सबसे बड़ी 6 का 36 होता है, तो इसका मतलब 6 का ही 36 होता है, तो ये तो 41 से 6 से भी ज्यादा मान आएगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा तो यही है, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का बराबर हो जाता है तो √41 का कितना होगा 41 बराबर 4 का 16, 5 का 25, यानी कि 41 बराबर क्या हो जाएगा 41, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजा तो सबसे बड़ा तो कर्ण होता है, कर्ण होगा तो लंब इंटू आधार, इसमें 1/2 आधार का काम 4 करो या 5 करो, कोई फर्क नहीं, इसमें कौन लंब कौन आधार कुछ भी मान लो, गुणा में 2 या नहीं, ये कितना आएगा 2 और 5 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 में ये दिया हुआ है ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, बी ए सी पूछा हुआ है। देखो अच्छा एक तरीका तो सबसे बेस्ट ये है क्या कि इसमें ना कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें कौन आ रहा है बी, बी का मान यहाँ पर 9 है, बी का मान यहाँ पर 3 है। तो आप बताओ अगर मैं बी को समान बना लेता हूं तो इस पूरे का अनुपात को किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, और 3 से करूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना होगा 15, ठीक है। तो देखो बी और बी सेम हो गया, तो आपसे पूछा क्या है बी ए और सी, बी का मान कितना है दोस्तों 9 आ जाएगा, सी ए का मान कितना है 7 और सी का मान कितना है 15, यानी कि 9:7:15, 9:7:15, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो तो इसमें ना बी ए सी निकालना हो तो इसमें कॉमन कौन है ए बी और ये सी निकालोगे, पहले ए बी सी निकालोगे तो ए और बी का मान 7:9 ऐसे बताया हुआ है, यहाँ पर जगह खाली, फिर यहाँ पर आपको कितना 3:5 दिया रहेगा, यहाँ पर जगह खाली छुट्टी की निकालेंगे, ये बहुत लंबा हो जाता है। अपन को जितना शॉर्ट हो सकता है दोस्तों उतना शॉर्ट करने की इसको कोशिश करनी है क्वेश्चन को। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इसको 20 में ले लेंगे अपन, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 102, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों में से 4 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होगा। देखो 3 से 2 हुआ, 4 से 3 हुआ, कितना अंतर आया एक का, एक किसकी वजह से अंतर आया 4 की वजह से, एक 4 के बराबर है, तो फिर पूछा क्या है तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, छोटा अनुपात जिसका होगा, यानी कि 300 का क्या होगा 12, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये भी यही कर देते हैं 103, स्कूटर और मोपेड के मूल्यों में 7:4 का अनुपात है, यदि एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 3600 रुपए अधिक हो तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। इसका ये स्कूटर का ये मोपेड का है, दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों 3 के बराबर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना 3600, एक किसके बराबर भारतीय 36 1200 के, एक 1200 के बराबर है, तो उसने पूछा है मोपेड का मूल्य क्या होगा, मोपेड दूसरा नंबर यानी कि 4 12 चौक 4800 रुपये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 104, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया हुआ दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या से 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात हो जाए। सेम क्वेश्चन 2 से 5 3 का अंतर, 2 अनुपात कितना है 3 और 5 अनुपात कितना है 7। देखो 2 से 3 बढ़ा, इधर 4 बढ़ रहा है, इधर 3 का अंतर है, इधर कितना है 4 का। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों एक मेथड होता है इसका अंतर समान बनाने के लिए, इसका अनुपात का अंतर 2, इसका 1, इसका गुणा कर दो 1 से, इसका गुणा कर दो 2 से, तो कितना होगा 2 2 4, 3 2 का 6, ये कितना होगा दोस्तों 5 का 5 7 का 7। अब देखो अंतर कितना है 1, किसकी वजह से बड़ा होगा 4 की वजह से, 1 का मान 4 है तो उसने क्या पूछा तो दोनों संख्याओं का योग बताओ,
ये 4 ही होता है, 6 होता तो कितना होता है 10, 10 का मतलब 10 का गुणा कर दूंगा 4 से तो हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 ए बी दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा ए बी का 2:3 है तो ये कितना 2 और 3 कितना 5 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना -1 मतलब 5:1 आएगा इसका दोस्तों। हाँ देखो ए अनुपात बी 2:3 है, ठीक है। तो ए और बी का मान, ए का मान 2 बी का मान 3 तो ए और डी कितना हो गया 5 अनुपात ए में से बी भी घटाओगे तो 2 - 3 बोले तो 1 आएगा, माइनस का कोई बात नहीं माइनस में फिर भी 2:1 आना चाहिए दोस्तों। 2:1 इसमें कहीं पर 5:1 ऑप्शन में किसी में नहीं आ रहा है, इसका क्या मिलेगा आपको बोनस। क्वेश्चन नंबर 105 का देखो क्वेश्चन नंबर 106 क्या दिया हुआ दोस्तों, इसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 106 एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, मतलब एक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये कहना चाह रहा है जितने में खरीदा उतने में, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही देता है। मतलब उसने कितने 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम कितने दे रहा 950 ग्राम कितने का कमा रहा 50 का किस पर, तो यहाँ पर जितना कस्टमर को अपन क्वांटिटी देते हैं हमेशा उस पर निकलता है, इंटू में क्या आएगा 100। क्यों प्रतिशत पूछा है, किससे काट दूंगा 19 पंजे 95 19 का भाग दूंगा तो फिर वही 19 पंजे 95, ठीक है 5 पॉइंट, ठीक है पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं है। फिर कितना बचेगा 19 पंजे 95 5 50 50 का मतलब 19 दूआ 38, यानी कि ये भी नहीं होगा, बोलो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 450 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य 100% होगा, 10 की छूट देगा दोस्तों कितना बचेगा 90%, जो कि किसके बराबर 450 के बराबर। यहाँ से 1% किसके बराबर 0 से 0 9 पंजे का 45 5 के बराबर है। पूछा क्या है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 100% 500 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अच्छा इसको भी यही देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 108 यदि किसी वस्तु में 25% की वृद्धि की जाए और 20% की कमी की जाए तो यदि किसी वस्तु के में 25% की वृद्धि की जाए और फिर 20% की कमी की जाए तो शुद्ध परिवर्तन होगा। पहले क्या किया 25% की वृद्धि की, पहले 100 होगा तो उसका 125% हो गया होगा, और वृद्धि हो जाए और फिर 20% की कमी की जाए तो इसका फिर 20% कम कर दिया, ठीक है। तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 चौक 80 20 पंजे 100 25 पंजे 125 2500 को 100 बोले तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं 25% बढ़ा के वापस 20% की कमी करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा इसका यही देख लेते हैं अपन, आंसर उधर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका योग 144 है। 5 और 7 12, 12 का योग 144, एक किसके बराबर 12 के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या 12 7 84, ऑप्शन कौन सा होगा 12 7 84, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा है दोस्तों। ये इस प्रकार से एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं भी इतनी गर्मी में इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर सीईटी की तैयारी कर रहा हो तो उस तक भी ये कहीं ना कहीं उसकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।